नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 4 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीज फायर को तोड़ दिया गया है। जिस सीज फायर को लेके अब तक तमाम देश जुटे हुए थे कि ये सीज फायर बचा रहे और इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, दोनों एक एक देश का दर्जा पा जाएं, ना कभी कोई लड़ाई हो ना कभी कोई झगड़ा हो। लेकिन कुछ गलती फिलिस्तीन के लोगों की तरफ से भी हुई, कुछ इजराइल की तरफ के लोगों से भी हुई और इसकी वजह से आज सीज फायर टूट चुका है, जंग के आसार दिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए, आपको पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कल जब मैंने कहा था कि अब रशिया की सेना भारत के अंदर तैनात होगी तो कई सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि प्रखर भाई एक बात बताओ, क्या अब भारत एक संप्रभुत्व देश नहीं रह गया है? क्या भारत की कोई रेपुटेशन, कोई इज्जत नहीं है जिस वजह से अब रशिया की सेना भारत के अंदर तैनात रहेगी? क्या मोदी साहब ने भारत की जमीन को रसिया को सौंप दिया, सेम वैसे जैसे पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया? ये तमाम सवाल थे, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। वहीं ईरान की इकोनॉमी को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई दोस्तों, और इस इकोनॉमी को लेके भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। आप जैसे उंगलियों से टाइप करते हैं कि फिलिस्तीन आज़ाद हो जाए, तो क्या पता ऊपर वाला उस दुआ को सुन ले। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम जो मिडिल ईस्ट से खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, वो गाजा के हवाले से आ रही है। गाजा के अंदर सीज फायर को तोड़ के दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला शुरू कर दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कल रात से। एक ब्रिगेड है इजराइल की आर्मी की जिसका नाम है गोलानी ब्रिगेड। गोलानी ब्रिगेड के कुछ जवान खान यूनुस और राफा के इलाकों में अपने हिसाब से पेट्रोलिंग कर रहे थे। हालांकि आईडीएफ के लोग क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करने के दौरान आईडीएफ ने जो ब्लेम लगाया, पहले मैं आपको बताता हूं, फिर आपको मैं रेजिस्टेंस ग्रुप की ही कहानी बताऊंगा। आईडीएफ ने कहा कि जब हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे इसी दौरान एक टनल के मुंह से, यानी जो सुरंग खोदी गई थी, उससे कोई शख्स बाहर आया और आने के बाद उसने टैंकर के ऊपर पॉइंट आउट करके आरपीजी फायर की। अब जैसे ही आरपीजी फायर की गई, इसी के जस्ट बाद आरपीजी जब हिट करती है तो टैंकर में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में कई सारे लोग बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि 5 से ज़्यादा इजराइल के सैनिक बुरी तरीके से इंजर्ड हैं और साथ ही एक की हालत बिल्कुल क्रिटिकल बताई जा रही है, यानी जिंदगी और मौत के बीच वो शख्स जूझ रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बचे भी ना। इसी के बाद नेतन्याहू कैबिनेट में एक मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद उसमें चाहे एयाल जामिर हो, चाहे इजराइल कर्ड्स हो, ये तमाम लोग आते हैं। रातों रात ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है। रातों रात ये डिसाइड किया जाता है कि अब बहुत हुआ, अब जवाब देने का वक्त आ गया। और इसी के जस्ट बाद इजराइल के एयरक्राफ्ट उस पार्टिकुलर इलाके पे जाते हैं और जाने के बाद हमला शुरू करते हैं। रात भर बम बरसाए जाते हैं, इवन ड्रोन से भी हमला हुआ। आईडीएफ के जो सोल्जर थे वो भी जाके गोलीबारी करते हैं। और इन तमाम चीज़ों में अभी तक जो आधिकारिक रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 6 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसमें से 2 बच्चे हैं। ये तमाम हिंदी के भी आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे देश की मीडियाओं ने भी इस चीज़ को छापा है कि इजराइल के इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई, बाकी 4 लोकल सिविलियन की मौत हुई और किसी भी रेजिस्टेंस ग्रुप के मारे जाने की कोई खबर निकल के सामने नहीं आई। ये अभी तक की पूरी अपडेट जो इजराइल के हवाले से निकल के सामने आ रही थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन अब मैं 2-3 सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। दरअसल इजराइल की आर्मी ने खुद अपने मुंह से ये बात कबूली और द टाइम्स आप इजराइल की रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है और इसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में भी आपको पढ़वा दूंगा। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इजराइल की आर्मी ने खुद दावा ठोका है कि भाई पिछले कई दिनों से, लगभग 1 हफ्ते के अंदर इजराइल की आर्मी ने राफा के अंदर कम से कम 30 से ज़्यादा टेररिस्टों को, यानी हमास के आतंकवादियों को मारा है और 8 से ज़्यादा हमास के लोगों को अरेस्ट किया है। ये दावा खुद आईडीएफ कर रही है। यानी इसका मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल हमास के ऊपर लगातार हमले कर रही है। और अगर इजराइल लगातार पहले ही हमास के ऊपर हमला कर रहा तो आज हमास ने हमला कर दिया, तो सीज फायर तोड़ने की शुरुआत किसने की?
बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं कि भाई आपने खुद अपने मुंह से ये बात कबूली और द टाइम्स ऑफ इजराइल में रिपोर्ट छपी है कि पहले ही आपने 30 से ज़्यादा हमास के लोगों को मार दिया, 8 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया और लगातार आप पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो ऐसे हाल में शुरुआत किसने की? अगर उधर से कोई हमला नहीं कर रहा था तो आपने 30 लोगों को क्यों मारा? और अगर आपने 30 लोगों को मार दिया तो फिर क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा? ये चीज़ें जब आप ध्यान से समझेंगे तब आपको इनका असली दोगलापन दिखेगा दोस्तों। असली दोगलापन आपको तब दिखेगा कि भाई हम तो हमला करें वो तो ठीक है, सामने से कोई अगर पलटवार कर दे तब हाय तौबा कि इसने जंग रोक दी, इसने जंग तोड़ दी, सीजबंदी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, जो भी आप समझ सकते हैं। ये तमाम सगुफे छोड़ते हैं। बहरहाल रातों रात मीटिंग हुई, उसके बाद हमला किया गया और इस हमले में 6 मासूम फिलिस्तीनियों को मार दिया गया। अब इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होगी ये समझना पड़ेगा आपको। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही हैं। इधर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही इस समय अमेरिका के हवाले से। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब हमारा तेजस विमान क्रैश हुआ था दुबई एयर शो के दौरान, तो 5-6 देश ऐसे थे जिनके होठों पे हल्की सी स्माइल आई थी। उनमें से एक पाकिस्तान था, एक अमेरिका था, चाइना था, तुर्की था, अजरबैजान था। ये तमाम देश बड़े खुश हुए कि भाई भारत का जो विमान है क्रैश हो गया, भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत के पास ये नहीं है, भारत के पास वो नहीं है, भारत ने तो डब्बा उड़ा दिया, भारत की कोई इज्जत नहीं है। तमाम लोग खुश थे, बहुत खुश थे। लेकिन आज इन लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, और खासकर अपने पड़ोसी पाकिस्तान से, भाई साहब पहली बात तो हमारा जिगरा था कि हमने आप ही के साथ आज़ादी पाई, उसके बाद आज हम अपने फाइटर जेट बनाते हैं, आज हमारा तेजस हवा में उड़ता है, एयर शो दिखाता है, उसकी खरीद होती है, लोग उसको खरीदते हैं, हम बेचते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आपके पास तो कोई अपना खुद का है नहीं, कोई अमेरिका से आपने मांग लिया F-16, साथ ही चाइना से आप मिसाइल मांग लेते हैं, देश को गिरवी रख के आपकी पूरी इकोनॉमी चल रही है, चल के आ रही है, रेंग रही है। बहरहाल ये बातें अभी मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा ये है कि आज एक ब्रिगेड है पाकिस्तान की एयरफोर्स की जिसका नाम है थंडरबर्ड्स। थंडरबर्ड्स में बेसिकली लड़कियां प्लेन को उड़ाती हैं। अब लड़के और लड़की का तो कोई मतलब नहीं, जो जवान है वो जवान है, वो काम करेगा, जो सेना में वो सेना का है। खैर, आज थंडरबर्ड की एक फाइटर फ्लीट निकली थी F-16 की, लगभग 5 जहाज निकले थे, हवा में उड़ान भर रहे थे। इसी दौरान एक जहाज ट्रोमा एयरपोर्ट के पास, एक डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, इसी डेथ वैली कैलिफोर्निया के पास इनका एक F-16 अपने आप ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है। अमेरिका का F-16 ऑटोमेटिकली क्रैश हुआ। गलीमत रही कि जो लड़की उसमें बैठी थी, जो फाइटर पायलट उसमें बैठी थी, उसने अपने आप को टाइम रहते इजेक्ट कर लिया, और इजेक्ट करने के बाद वो पैरासूट लेके ऊपर उड़ गए। और इनका जहाज कैसे क्रैश हुआ पहले वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये जहाज क्रैश हुई है, और ये कोई साधारण जहाज नहीं है। ये वही फाइटर जेट है जिसके दम पे पूरा पाकिस्तान भारत के सामने गरजने की कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि भैया हमारे पास F-16 है, हम जिसको चाहे धूल चटा दे। आपके F-16 की यही हकीकत, यही हैसियत है। हालांकि ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हर जहाज, हर फाइटर जेट अपने आप में बेहद कामयाब है। अगर उसने कोई नाम कमाया है तो ऐसे हवा में नहीं कमाया। अगर राफेल ने नाम कमाया तो ऐसे हवा में नहीं कमाया है। अगर हमारे तेजस की डिमांड इतनी है तो हवा में नहीं है। लेकिन क्रैशेस किसी के साथ भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसे F-35 भारत में खड़ा था, शायद गया नहीं गया मुझे नहीं पता, F-35 भारत में महीनों तक खड़ा रहा। तो क्या F-35 बेकार है? और अगर F-35 बेकार है तो जाके कोई मुस्लिम देश भिड़ ले इजराइल को, समझ में आ जाएगा कि F-35 क्या है। सच्चाई वाली बात करनी चाहिए, किसी के नुकसान पे इतना मुस्कुराना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ऐसी चीज़ें फिर निकल के आपके साथ भी आती हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही। इधर ईरान से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। आयतुल्लाह खामनेई की सरकार लगातार ईरान को बचाने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन ईरान के ऊपर मुसीबतों के ऐसे पहाड़ टूट पड़े हैं कि अगर एक साइड से ईरान को संभालने की कोशिश खामनेई की सरकार कर रही है तो दूसरे साइड से लगातार नुकसान, लगातार दिक्कतें और लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। सबसे पहली कुदरती मार ईरान के ऊपर पड़ी है कि ईरान के अंदर बरसात नहीं हो रही है और अब 0 डे लागू कर दिया गया है। अब पानी केवल अस्पतालों में ही मिल रहा है, पानी केवल इमरजेंसी वार्ड में ही मिल रहा है। बाकी जगहों पे लिमिटेड टाइम के लिए टैंकर्स आ रहे हैं, बाकी पानी का वहाँ कोई सोर्स नहीं है। दैट्स वाई आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है, जो इस समय पजेस्कियन की सरकार है, वो प्लान बना रही है, वो बाकायदा ट्राई कर रही है कि अब हमारी जो
एम्बेसी है, हमारा जो राजधानी कैपिटल है उसको तेहरान से शिफ्ट करके पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ला दिया जाए ताकि पाकिस्तान से वो पानी ले सके और अपनी प्यास बुझा सके। हाल फिलहाल में एक अल्टीमेटम भी जारी किया गया ईरान के अंदर कि भाई साहब जो लोग तेहरान में हैं वो अपना एक अल्टरनेट घर कहीं और खोज लें, चूँकि कभी भी तेहरान को खाली करना पड़ सकता है। अगर 5-6 दिन में बरसात नहीं हुई तो पूरा रिजर्व वाटर ख़त्म हो जाएगा, फिर सच में अकाल ही पड़ेगा। एक तरफ तो ये समस्या है, दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर ईरान के अंदर घुसता चला जा रहा। आज आयतुल्लाह खामनेई को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोलनी पड़ी कि इस्लाम में लड़कियां फूल जैसी होती हैं और फूल को थोड़ा सा पर्दे में रहना चाहिए, अदरवाइज़ बाहर की ये जो हवा है, अब बाहर की हवा का मतलब आप समझ सकते हैं, वो फूल को मुरझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने देगा। साथ ही ये भी कहा कि जो वेस्टर्न कल्चर इस समय ईरान के अंदर घुस रहा है वो लगातार इन्फ्लुएंस करके लड़के और लड़कियों को भड़का रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान इन दो मुसीबतों से, एक तो वेस्टर्न कल्चर ईरान के अंदर घुसता चला जा रहा है, दूसरा पानी की किल्लत, अब तीसरी मुसीबत आप ईरान की जानिए कि इस समय ईरान की जो इकोनॉमी है बद से बदतरीन हालात पे है। आपको एक चीज़ याद होगी, भारत में जब रुपए की कीमत इस समय 90 पार है तो हम लोग मोदी सरकार को भर भर के गालियां दे रहे हैं, भर भर के कोस रहे हैं, भर भर के सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार एक बात बताए, अगर रुपया गिरा है तो देश क्या मजबूत हो रहा है? ऑब्वियसली बात है नहीं, मोदी सरकार फेल हुई, रुपए को नहीं बचा पाई। सेम सिचुएशन आप ईरान की सोचिए कि भारत में $1 90 रुपए के बराबर हुआ तो हम सब नाराज हैं। ईरान के अंदर $1 की कीमत 1.2 मिलियन ईरानी रुपीस, यानी ईरान की जो करेंसी है उसके हिसाब से अगर 12 लाख ईरानी करेंसी होगी तब वो जाके $1 अमेरिकी के बराबर होगी। अब कहने सुनने में ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लग सकती हैं, बहुत सारे आपको दीनी सूरमा बताएंगे अरे उससे कुछ नहीं होता, हम अमेरिका का बाइकआउट कर देंगे। भैया बाइकआउट करके अमेरिका के खिलाफ आपको सर्वाइव करने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे। 50 साल आप चाइना की तरह मेहनत करें, चाइना की तरह अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज मुँह से सगुफा छोड़ने से कुछ होता नहीं है, मुँह से कहने से कुछ नहीं होता। बहरहाल ईरान की हिफाजत इस समय केवल ऊपर वाला ही कर सकता है। रशिया ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर लिए हैं, ईरान के साथ रशिया खुल के नहीं आ रहा क्योंकि ईरान की मदद करने में रशिया को कोई खास फायदा दिख नहीं रहा। खैर, रशिया की खबर आई गई है तो इस समय बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन आज भारत के दौरे पे आ रहे हैं। मे भी जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वो भारत के दौरे पे आ भी चुके हों। इस वजह से अब इम्पॉर्टेंट हो गया है कि भारत में आने के बाद क्या कुछ डील हुई, क्या कुछ होने वाला, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएं। पहली डील, सबसे अहम डील ये है कि मे भी S-500 भारत को मिल जाए, और अगर मिल गया तो उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया, तो बार बार रिपीट करके आपका टाइम नहीं खराब करूँगा। लेकिन इस समय जो अहम डील निकल के सामने आ रही है कि अब भारत के अंदर रशिया की आर्मी तैनात होगी, रशिया के अंदर भारत की आर्मी जा सकती है, यानी एक दूसरे के आर्मी बेसिस का दोनों ही देश इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उस साइड हमें कोई जंग नहीं लड़ना है तो हमारी आर्मी तो उधर जाने से रही। तो भारत में अगर रशिया की आर्मी तैनात है तो क्या भारत ने अपना ईमान बेच दिया? क्या भारत ने अपनी इज्जत बेच के रशिया की आर्मी को यहाँ एंट्री दे दी? पहले ये तमाम सवाल आपके जहन में आएंगे और मुझे लगा कि आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको दे दें। देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, लड़ाई हुई, झड़प हुआ, तो इस दौरान अमेरिका बड़ी तेजी के साथ, वैसे तो भारत के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अचानक से शिफ्ट हो जाता है पाकिस्तान की तरफ। अब कई सारे लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों शिफ्ट हो गया? तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और यही कहानी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। दरअसल अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में, अमेरिका को हटा दे बाकी पूरी दुनिया में अपने 500 से 600 एयर बेसिस रखता है, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। और खबर यह निकल के सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर में भी अमेरिका का अपना एक सैन्य बेस था जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली था, और भारत ने जब हिट करना शुरू किया तो ये सैन्य बेस तबाह हो गया। अब ये सैन्य बेस जब तबाह हुआ तब अमेरिका भारत से अच्छा खासा नाराज हुआ, लेकिन अब चूंकि इसका आर्मी बेस इनडायरेक्टली था, डायरेक्टली था नहीं, दैट्स वाई वो कुछ बोल नहीं सकता था। कुछ बोल तो नहीं सकता था, कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन मन में जो कसक थी, मन में जो ठसक थी, उसको लेके अमेरिका इस कदर उतावला हो कि उसने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए, तमाम नौटंकियां की। असल दर्द ये था कि हमने अमेरिका के एयरबेस को हिट कर दिया था। अब सेम चीज आप सोचिए, अगर रशिया का एयरबेस हमारे कश्मीर के आसपास है और पाकिस्तान या चाइना ने कभी हिमाकत करके मिसाइल मारी, और ये तो अब डायरेक्टली तौर पे है,
डायरेक्टली तौर पे एयरबेस भारत दे रहा है कि भाई जब चाहो तुम अपनी सेना लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब रशिया का एक भी सोल्जर तैनात है। पाकिस्तान ने गोली मारी, रशिया के एक सोल्जर को गोली लग गई, तो रशिया क्या खामोश रहेगा? बस इसी सवाल का जवाब अपने जहन से पूछिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए ये डील कितनी फायदेमंद है। एक तरह से एक तीर से दो शिकार हो गए। भारत और रशिया के बीच ताल्लुकात बेहतर हो गए। बेहतर होने की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि अब तेल हमें सस्ते दामों पे मिलेगा, हमारे बॉर्डर की हिफाजत अब रशिया करेगा। हम आराम से अपने देश के मुद्दों पे शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर मोदी सरकार मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के अगर बात करना चाहे तो आज उसके पास मौका है कि भाई हिफाजत की जिम्मेदारी अब रशिया की जिम्मे है। हम भी रहेंगे, रशिया भी रहेगा। अगर कोई सामने से मारता है, रशिया के सैनिक को लगा, तो फिर रशिया जिम्मेदार, वो समझेगा उसको क्या करना है। और रशिया क्या करता है बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर है दोस्तों, क्या चीज़ें चल रही, क्या चीज़ें नहीं। उम्मीद है मैंने आपको डिटेल में समझाई होगी। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती और आप मुझसे खबरें सुनना पसंद करते हो तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे देना है। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।